हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम वोल्कानो से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और बता दें कि जो छात्र एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो बताइए इसमें से कौन सा है सुषुप्त ज्वालामुखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ। यह एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ ज्वालामुखी एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें कई वर्षों से विस्फोट नहीं हुआ है उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा एवं इंडोनेशिया का क्रोकाटोआ। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रोम्बली को। किसको जाना जाता है? स्ट्रोम्बली को। ये भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। स्ट्रोम्बली को स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है या वर्तमान में उद्गार हो रहा है, इनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप पर। बैरन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी फरवरी 2017 में फटा था। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ब्लैंक। ये ज्वालामुखी नहीं है। बाकी माउंट एटना, कोटोपेक्सी और माउंट वेसुवियस ये सभी ज्वालामुखी हैं। माउंट ब्लैंक आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक फ्रांस में स्थित है। विकल्प में दिए गए अन्य प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत हैं, माउंट एटना इटली में है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में और माउंट विसुवियस ये इटली में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूजी फूजियामा। यह एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। फ्यूजियामा फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। यह एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं माउंट कैमरून जो अफ्रीका में है, माउंट एटना इटली में, ओजोस डेल सलाडो चिली में, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर में, मोना लोआ हवाई द्वीप पर यूएसए, माउंट ताल फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेमू मैसिव। टेमू मैसिव क्या है? ये पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। प्रशांत महासागर में पाया जाने वाला टेमू मैसिव 5 सितंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। इससे पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मोना लोआ ज्वालामुखी का था। ओजोस डेल सेलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना तथा चिली नामक देश की सीमा में स्थित हैं। वेसुवियस पर्वत इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित परतदार ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, ये कौन से महासागर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर में है ये 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है जो हिंद महासागर में स्थित है। यह रिज पूर्वी गोलार्ध में लगभग 90 मेरिडियन समांतर स्थित है। 90 डिग्री ईस्ट रिज हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर एवं पूर्वी हिंद महासागर में विभाजित करता है और निकोबार फेन को बंगाल फेन से अलग करता है। अगला है, डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन। बैरन क्या है? ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे सदैव उद्गार होता रहता है उसे जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्कानो कहते हैं। इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप का स्ट्रेम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, अलास्का का कटमई, भारत का एकमात्र बैरन द्वीप में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी आदि जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हम बात कर रहे हैं किसकी? माउंट सेंट हेलेना द्वीप की। ये कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेना द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। यहीं 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। वर्तमान में यहाँ करीब 4000 लोग निवास करते हैं। आर्द्रता एवं वर्षा यानी ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अब हम इससे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने किसी न किसी एग्जाम में अब तक पूछ रखे हैं। बर्फ भच्चक स्नो ईटर के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अमेरिका में। कौन सी? स्नो ईटर के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा की बात कर रहे हैं हम। चिनूक हवा पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे कोलोरेडो से कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। यह सर्दियों और शुरुआती बसंत में अधिक चलती है। सर्दियों में इसके आगमन से क्षेत्र का तापमान 4 से 22 डिग्री तक बढ़ जाता है और जमीनी बर्फ पिघल जाती है, जिस कारण चिनूक हवाएं बर्फ भच्चक के रूप में जानी जाती हैं। एल नीनो एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में क्या है? एल नीनो यह एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं।
एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने की परिस्थितियों को दर्शाता है। अर्थात यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू तट के 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जो प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करती है। हिंद महासागर में प्रवेश करते ही यह गर्म जलधारा हिंद महासागर के ऊपर की हवाओं को गर्म कर ऊपर उठा देती है, जिससे वायु दाब निम्न हो जाता है और भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। इसे विपरीत धारा भी कहते हैं। इसके कारण जहां दक्षिण अमेरिका में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, वहीं इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है। बादल के निम्न प्रकारों में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कपासी। विश्व मौसम विज्ञान सहित कई प्रमुख संस्थाओं द्वारा बादलों का वर्गीकरण निम्न रूप में किया गया है। जैसे 3 कैटेगरी में किया गया है ये: उच्च मेघ, मध्य मेघ और निम्न मेघ। उच्च मेघ की औसत ऊंचाई 6 से 20 किलोमीटर और इसकी 2.5 से 6 किलोमीटर, और निम्न की 2.5 किलोमीटर तक। जो 6 से 20 किलोमीटर औसत ऊंचाई है, हम उच्च मेघ की बात कर रहे हैं। ये 3 प्रकार से: पच्छाव मेघ और पच्छाव स्त्री मेघ और पच्छाव कपासी मेघ। और उसको 2 भागों में बांटा गया: मध्य स्त्री मेघ, उच्च कपासी मेघ। और निम्न मेघ को स्तर कपासी मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ। तो कपासी मेघ को छोड़कर विकल्प के अन्य सभी मेघ उच्च मेघ के उदाहरण है, अतः कपासी मेघ विकल्पों में असंगत है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले तटवर्ती प्रदेशों में तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, जबकि ग्रीष्मकाल में तापमान सर्वाधिक दर्ज किया जाता है। वहीं वर्षा ऋतु में मेघाच्छादन एवं बारिश के कारण तापमान में गिरावट आती है। डैश बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्ररूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतया गर्मियों में वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाद्वीपीय जलवायु। महाद्वीपीय जलवायु बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्ररूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतया गर्मियों में वर्षा होती है। महाद्वीपीय जलवायु में वर्ष भर तापमान में अत्यधिक वर्षा गर्मियों में होती है। बड़े जल राशि की कमी के कारण इन क्षेत्रों के तापमान में अंतर आ जाता है, अथवा महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु है जिसमें वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। अगला है, डोलड्रम्स भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न। डोलड्रम एक शांत वायु का क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। यह अत्यधिक ऊष्मा के कारण वायु की क्षैतिज गति अनुपस्थित होती है और केवल संबंध धाराएं ही यहाँ होती हैं। इस प्रकार सतह की वायु की अनुपस्थिति के कारण यह क्षेत्र शांत होती है। आर्द्रता का मापन सामान्यतया डैश से किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब ताप मापन से किया जाता है। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है।
वायुमंडल में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। यह आर्द्रता 3 रूपों में वायुमंडल में रहती है: गैसीय अवस्था में जल वाष्प, तरल में जल की बूंदें तथा ठोस में हिमकणों के रूप में। आर्द्रता को शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापन मापी के द्वारा मापते हैं। जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जल वाष्प आ जाए तो उसे संतृप्त वायु कहते हैं। यह मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है उस बिंदु को ओसांक बिंदु या डिप पॉइंट कहते हैं। अगला है ओस बनाता है। क्या बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से ओस बनता है। ठीक है, बनाता है नहीं, अब कीजिए ओस बनता है। कैसे बनता है? ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। जब वायु का तापमान उष्मांक से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जल वाष्प का संघनन हो जाता है तथा वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। इसे ही ओस कहते हैं। अगला है पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेसिपिटेशन। वायुमंडल में जल वाष्प के द्रवण से उत्पन्न नमी जो बादलों में संचित हो जाती है और पृथ्वी पर वर्षा, हिम, ओले, ओस आदि के रूप में गिरती है उसे वर्षण या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगला है उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा हिमालयी राज्यों में सेब की फसल तथा मैदानी भागों में रबी की फसल के लिए लाभदायी होती है। पश्चिमी विक्षोभ का उद्भव भूमध्य सागर में होता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे स्थानीय पवन यानी लोकल विंड्स से। लोकल विंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंतिक रूप से गर्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अल नीनो। अल नीनो क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंतिक रूप से गर्म होता है। प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में 5 या 10 सालों के अंतराल में घटित होती है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र की सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्यतः समुद्र में गहराई से ऊपर आने वाला जल अपने साथ काफी मात्रा में मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ लाता है। यह क्रिया अल नीनो के कारण रुक जाती है और मछलियां मरने लगती हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.03%। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस विद्यमान हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, तत्पश्चात ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93% और अन्य गैसें 0.04%। निम्नलिखित में से किस विकल्प में ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय ईस्टर्लीज। ये ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं। भूमंडलीय
या ग्रहीय पवनें ऐसी पवनें होती हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती हैं। ये पृथ्वी पर ऊष्मा एवं आर्द्रता के संतुलित वितरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मुख्यतः तीन प्रकार की यानी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें एवं ध्रुवीय पवनें होती हैं। व्यापारिक पवनें उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। वहीं पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंध से ध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध के मध्य दोनों गोलार्धों में चलती है। ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहमान पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्न तापी पवनों को क्या कहा जाता है? डाउन स्लोप विंड्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवरोही पवनें। अवरोही पवनें वे पवनें हैं जो पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदान की ओर बहने वाली निम्न तपाती पवनें हैं। इस प्रकार की पवन विशेष रूप से शांत रात में प्रवाहित होती हैं। यही कारण है कि पवन चोटियों से घाटियों की ओर बहने लगती हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे साइक्लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से ऊपर वायु सहित यानी एयर मास का सही निरूपण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीटी। गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र से ऊपर वायु सहित का सही निरूपण प्रतीक सीटी करता है। वायु संहितियां, वायु राशियां वायुमंडल की वह विशाल एवं विस्तृत घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताओं तथा तापमान व आर्द्रता में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 दिशा में समानता पाई जाती है। अक्षांशीय वितरण की दृष्टि से वायु राशियों को दो भागों यथा ध्रुवीय वायु राशि जिसे P से प्रदर्शित करते हैं तथा उष्ण राशि जिसे T से प्रदर्शित करते हैं में विभक्त किया गया है। पुनः स्थलाकृति विशेषताओं के आधार पर वायु राशियों की दो भाग यथा महासागरीय M और महाद्वीपीय C में बांटा गया है। अगला है, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल को निम्न 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और फिर आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। कई बार इनका सीक्वेंस पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई लगभग सतह से 18 किलोमीटर है। समताप मंडल की बात करें तो यह क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। वहीं बहिर्मंडल आयन मंडल के ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है जिसकी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है। ओजोन वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समताप मंडल में। समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन O3 गैस का सर्वाधिक सांद्रण है। यह गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है जो जैव जगत के लिए हानिकारक होती है। समताप मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के विस्तार को क्रमशः 5 परतों में विभाजित किया जाता है जिनके क्रमानुसार हैं क्षोभ मंडल,
जिसकी ऊंचाई 1 से 10 किलोमीटर, समताप 10 से 50 किलोमीटर, मध्यमंडल 50 से 80, आयनमंडल 80 से 400 किलोमीटर, वायुमंडल 400 से 400 किलोमीटर से अधिक। कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिर्मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख परतें हैं: क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल। ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और अधिकांश पृथ्वी के उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 ये किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि के लिए। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी विकिरण में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसमें ताप समान रहता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर भारत में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, करनाली। करनाली नदी ये नेपाल से होकर भारत में बहती है। घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। नेपाल में इसे करनाली नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी की एक प्रमुख नदी है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। धौली गंगा अलकनंदा की एक मुख्य उपनदी है जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है। इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। क्षोभ मंडल जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है। वायुमंडल की समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। वायुमंडलीय गैसों की सर्वाधिक सघनता इसी मंडल में पाई जाती है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। इसके ऊपर के वायुमंडलीय परम को समताप मंडल कहते परत को समताप मंडल कहते हैं। कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ सीमा। ये क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है। यह वातावरण का वह क्षेत्र है जहां पर्यावरणीय ह्रास दर अचानक बदल जाता है। क्षोभ मंडल शीर्ष पर हवा की एक परत से बंधा होता है। आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ गिरता है। हवा का तापमान प्रति 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका मानक चूक दर कहा जाता है। इसे मानक चूक दर कहा जाता है। फनी एक प्रकार का डैश था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। फानी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह चक्रवाती तूफान उड़ीसा के तट से टकराया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाला चक्रवात है। ये साधारणतः अप्रैल से नवंबर के बीच आते हैं। इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में पाया जाता है। फानी नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। उत्तर पूर्वी प्रशांत
और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिकेन। हरिकेन क्या है? ये उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं एवं भारी बारिश इसकी विशेषता हैं। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चंस होंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। उर्वरकों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं, ये गलत है। बाकी देखिए ये सही है, ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, ये भी ठीक है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। तो गलत है ये, और जो गलत है वही हमारा आंसर है। उर्वरक बारिश या सिंचाई के पानी से बह जाते हैं, इसलिए खेतों के चारों तरफ मेड़ें बनाई जाती हैं। पौधों की जरूरत वाले पोषक तत्वों की मात्रा के अनुसार उर्वरकों में पोषकों का संगठन किया जाता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें उचित तापमान स्थान पर रखे जाने की आवश्यकता होती है। अतः यद्यपि कृषि उत्पादकता बढ़ाने तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, परंतु ये रासायनिक तत्व वायु, जल तथा मिट्टी को प्रदूषित भी करते हैं, इसलिए ये गलत है। वायुमंडल में तड़ित यानी लाइटिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन का। वायुमंडल में तड़ित द्वारा नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। वर्षा ऋतु या अन्य सामान्य दिनों में विद्युत विसर्जन की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 तथा नाइट्रस अम्ल HNO2 में परिवर्तित हो जाते हैं और वर्षा जल के साथ मिट्टी में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग कर यह पौधों के लिए उपजाऊ नाइट्रेट या नाइट्राइट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो इनमें से तो किसी का है नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा दी गई वायुमंडलीय परतों में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो बहिर्मंडल का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सबसे कम घनत्व बहिर्मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों में सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन और जल वाष्प इत्यादि एक निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं
ऑक्सीजन प्राणदायिनी गैस है जो वायुमंडल में 21% मिलती है। इसका उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में किया जाता है। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित कौन रखता है? ओजोन। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। इसे गुड ओजोन कहते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनने वाली एक रंगीन एवं क्रियाशील ऑक्सीकारक गैस है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.003% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ऑक्सीजन के 2 परमाणु तथा कार्बन के 1 परमाणु से मिलकर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभमंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल, और ठीक है यही होता है। उसके बाद बहिर्मंडल भी होता है। अब इसके हिसाब से यही सही है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है, पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोनोस्फियर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस मंडल की मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं हैं आंधी, तूफान, बादल की गरज, बिजली की कड़क, ये सब। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? बताइए। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हरिकेन था इसका आंसर। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा था? 243। देन आफ्टर वी हैव टू रीड 244। ओके। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? बताइए इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है, निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 मीटर है तथा ध्रुवों के निकट यह 8 किलोमीटर एवं विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इस भाग में धूलकण तथा जल वाष्प मौजूद होते हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है तथा मौसम परिवर्तन इसी मंडल में होता है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? बताइए आप क्या कहोगे? तो हवा के दबाव को हम कहेंगे वायुमंडलीय दबाव। हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। धरातल के प्रति इकाई क्षेत्र में वायु जो भार डालती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की ऐसा इकाई होती है और 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, आप याद रखिए। डैश में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। तो बताइए वो कौन है? तो ये है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की उपस्थिति सूरज से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है।
हमारे वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा है जो 78% है। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जबकि गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.3% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अतिरिक्त और भी हैं नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जीनोन आदि। ठीक है, क्रिप्टन, जीनोन, नियोन, हीलियम ये तो नोबेल गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज पूछ रहा है जो 0.03% है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो दुर्लभ गैस है ये आर्गन। आर्गन 0.93% प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस है। इसकी खोज विलियम रैमसे ने की है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब में भरने में किया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताइए? तो वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मेटेरोलॉजी। देखिए, वायुमंडल का अध्ययन हो गया मेटेरोलॉजी। जीवों, समुदायों तथा उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध को इकोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी और छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी। वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ठीक है, रेडियो का संचार संभव होता है आयन मंडल से। रेडियो का संचार वायुमंडल के आयन मंडल परत से संभव होता है क्योंकि आयन मंडल अनेक आयनित कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव होता है, जिससे प्रकाश संकेत या ध्वनि संकेतों को पुनः प्राप्त करके रेडियो प्रसारण किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि कॉन्टिनेंट आइसलैंड से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस और एक्सेट्रा कई टॉपिक से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की या ग्रुप डी की, तो ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर के आते हैं ये आपके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।